Good morning, dear students. So we have completed the chapter Mineral Nutrition in Plants और उस चैप्टर में हमने देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमने फोकस किया था ऑन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। Now we are moving towards the brush up session of this chapter Mineral Nutrition in Plants. तो कुछ सेक्शन इस चैप्टर के ऐसे हैं जिसमें रियली दे कैन क्रिएट गुड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड। उस पे हम फोकस करेंगे कुछ वन लाइनर्स को सॉल्व करने का। फाइन, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लांट्स कैन बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन in complete absence of soil। मतलब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि soil is not the ultimate requirement for the plant growth, लेकिन आप एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर मतलब लिक्विड फेज में भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ऐसा सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? मतलब जो हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ओके, दैट इज growth of plant in nutrient containing water। ऐसा किसने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया? नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जूलियस बॉन शेच। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले भी नीट में पूछा जा चुका है, जूलियस बॉन शेच। सेकंड क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो डिफाइन करता है कि प्लांट जो है उसकी कोई सॉइल की रिक्वायरमेंट अल्टीमेट नहीं है, लेकिन आप एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक। तो उसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। ओके, सो हाइड्रोपोनिक्स जो है उसमें आप ये कर सकते हैं। फाइन, थर्ड क्वेश्चन, on what basis plant elements are divided into macronutrients and micronutrients? Okay, what basis? माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये अगर आपको याद है तो मैंने तब भी बताया था, बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट में। दे आर थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट और साइज ऑफ द न्यूट्रिएंट, उसके बेस पे बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो डिस्टिंक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। इट इज ऑन द बेस्ड ऑफ द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। ओके, कितना चाहिए पर सेल, उसके हिसाब से पर लीटर में वो कितना सॉल्यूशन है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेस पे माइक्रो एंड मैक्रो। What is the source of carbon, hydrogen and oxygen in plants? अब हमें पता है plants are the producers, autotrophs है ना। तो प्लांट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन कहाँ से गेन करता है? द मेन रेसिपी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ लिविंग सिस्टम, मिनिमम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सभी में होता है। वो कहाँ से मिलता है प्लांट को? इट इज CO2 एंड H2O। It is CO2 and H2O. Find the amount of macronutrients and trace elements that is present in plant tissues. Macronutrients and trace elements. Okay, इसके बारे में पूछा गया है। जो अभी हमने बात की कि मैक्रो और माइक्रो, ये डिस्टिंक्शन किस बेस पे बनता है? ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे? द न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड more than 10 millimolar per kilogram of dry matter।
of the plant, 10 millimolar per kilogram of the dry weight of the plant, that is macronutrient, मतलब more than 10. अगर यही वैल्यू लेस देन 10 चली जाती है तो इट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट. ओके, मतलब लेस देन 10 मिलीमोलर पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई मैटर, यहाँ बोल सकते हैं पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट. ओके, तो फिर उसको आप बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट. कम टू क्वेश्चन नंबर 6. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, उसके नाम बताने हैं आपको. बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता बहुत इजी है लेकिन ट्रैप करने के लिए बहुत बार नीट में पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. दूसरी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज 10 millimolar per kilogram of the dry matter. Yeah, which of the following is required in less than 10 millimolar per kilogram of the dry matter of plant. ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लिस्ट बनाना इजी है लेकिन जब आपको इंडिविजुअली पूछा जाता है दैट इज वेरी टफ. वेरी टफ मतलब ट्रिकी बन जाता है. अदरवाइज इफ यू नो द लिस्ट यू कैन गिव आंसर. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो इसी बेस पे पूछा जा सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में. दैट इज Fe, फेरस मतलब क्या, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल. ये जो है दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन नंबर 8. Deficiency symptoms of relatively immobile elements. Very important question. For example, calcium first appear in which tissue? Deficiency symptoms of relatively immobile elements. अब जो immobile है इसका मतलब क्या है? अब यही क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे पूछ सकते हैं? Relatively immobile element का मतलब यहाँ पे निकाला जा सकता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं the elements which are structural constituent of the plant. Okay, structural constituent of the plant. Fine. So, immobile elements जो है उनकी डेफिशिएंसी आपको कौन से पार्ट्स में देखने मिलेगी? तो ये हमें पता है कि immobile मतलब ऐसे एलिमेंट्स के जो स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट बन चुके हैं. अब स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट बन चुके, इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है? जो स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है मतलब वो पहले से ओल्डर पार्ट में तो प्रेजेंट है, तो ओल्डर पार्ट्स में आपको वो प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा. लेकिन अभी उसकी डेफिशिएंसी हुई है तो उसका मतलब कि यंगर पार्ट्स जो है, यंगर टिश्यूज हैं, उसको वो एलिमेंट मिलने वाला नहीं है. नहीं मिलेगा इसका मतलब ये है कि यंग पार्ट्स will become deficient for that particular element. तो रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, उसकी डेफिशिएंसी आपको ज्यादातर देखने मिलेगी यंग टिश्यूज में. इससे ठीक उल्टा हम सोचते हैं, just like in question number 9 you can observe deficiency symptoms of mobile elements, that is for example nitrogen, magnesium, potassium, phosphorus, they first appear in which part? So they first appear in older tissues. क्योंकि मोबाइल एलिमेंट्स है ना, तो मोबाइल एलिमेंट्स का क्या करते हैं ओल्डर पार्ट्स के, जब डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और प्लांट के कुछ टिश्यूज की डेथ होना तय है तो ओल्ड पार्ट्स अपनी ड्यूटी फिलअप करते हैं और इस ड्यूटी को निभाते हुए वो अपने एलिमेंट्स जो है वो यंगर पार्ट्स को सरवाइव होने के लिए डोनेट कर देते हैं. Okay, means you can say in other way they are sacrificing themselves. Okay, वो sacrifice हो रहे हैं young parts के लिए. तो मोबाइल एलिमेंट्स जो है उसकी डेफिशिएंसी आपको ओल्ड टिश्यूज में देखने मिलेगी. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 10. The concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as. Very important question. Okay, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है ना
उसके बारे में। एसेंशियल एलिमेंट को पहले समझना पड़ेगा। ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए कंपलसरी हैं, अगर एक मिनिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? तो इट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एलिमेंट which is an activator of Rubisco and PEPKs. अब Rubisco, that is ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase, ये Rubisco नाम ऑलरेडी आ चुका है चैप्टर नंबर 9 में। The protein which is present in highest amount in entire biosphere, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं प्लांट किंगडम का ऐसा प्रोटीन which is present in highest amount। और ओवरऑल लाइफ के बारे में भी अगर हम सोचते हैं तो एंटायर बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा यही है, रुबिस्को, which is actually enzyme of photosynthesis। और दूसरा एक है, वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए ही काम आने वाला एंजाइम है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसके लिए ये एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज। ओके, ये जो एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम आप समझिए कि ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, पीईपी केस भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। इन दोनों की एक्टिविटी के लिए, इन दोनों की ही एक्टिविटी के लिए एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों एंजाइम है, याद करिए चैप्टर नंबर 9 कोफैक्टर, उसमें मेटल आयंस, तो ऐसे कुछ मेटल आयंस थे, वहां पे हमने पढ़े थे, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। अगर वो एब्सेंट होंगे तो एंजाइम आपका काम नहीं कर सकता है, या वो एब्रप्टली काम करना शुरू करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है मेटल आयन, वो है मैग्नीशियम +2, Mg+2। ओके, ये रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे Mg लिखा है इन द फॉर्म ऑफ मेटल, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है। अगर एग्जाम में Mg+2 लिखा है तो भी सही है। Come to question number 12. Any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is known as dash. Any mineral ion concentration in the tissues that reduces the dry weight of the tissue by about 10%, उस concentration को हम क्या बोलते हैं? तो it is called toxic concentration। अब यहाँ पे ट्रैप मत होइएगा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिक कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है वो डेफिशिएंसी के लिए है, और टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है वो टॉक्सिसिटी के लिए है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो, टॉक्सिक कंसंट्रेशन है मतलब मैक्सिमम जो अलाउड है उससे ज्यादा। हर एक एलिमेंट के लिए ये रेंज बनता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिक कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब मिनिमम रेंज, और टॉक्सिक कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम रेंज। मतलब किसी भी मेटल आयन को ये विंडो मिलता है, अगर उससे कम हुआ क्रिटिकल से तो भी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। टॉक्सिक कंसंट्रेशन तक पहुंच गया और उसके बियॉन्ड चला गया तो वो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगा, ये दिमाग में रखिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। मैंगनीज टॉक्सिसिटी कॉजेस डैश। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से क्या होता है? तो ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। ओके, तो क्लोरोटिक वेन्स और ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने मिलते हैं। मतलब वेन्स जो है आपको ग्रीन देखने मिलेंगे और उसके आसपास जो है ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ। क्या इंड्यूस करता है? मैंगनीज डेफिशिएंसी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको
बोला गया है मैंगनीज जो है उसका एक्सेस मतलब टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज, इसके जो सिम्टम्स होंगे वो एक्चुअली किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? तो दैट इज आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैंगनीज अगर ज्यादा अपटेक हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है, तो इनडायरेक्टली इट इज इंड्यूसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। Question number 15. If radioisotopes of minerals are supplied to soil, then which vascular tissue helps to translocate them in plant body? Radioisotope of minerals. सीधी सी बात है, अगर आपने मिनरल्स के रेडियो आइसोटोप यूज किए हैं तो आप उसको कौन से पार्ट में देख सकते हैं? सीधी बात है कि रेडियो आइसोटोप है तो ऑब्वियस है आप उसकी एक्टिविटी को देख पाते हैं लाइव। दूसरा मिनरल्स के है ना, तो फिर ऑब्वियस है कि आपको जाइलम में ही देखने मिलेंगे। तो जाइलम की एक्टिविटी क्या है वो आप ट्रेस कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर यूजिंग रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल्स। The process of conversion of nitrogen, that is N2 to ammonia, is termed as conversion of nitrogen N2 to ammonia. The process is known as nitrogen fixation. Dear students, अब 16 नंबर से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म शुरू हो रहा है। अभी जो क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं समझ के रखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब कोई भी एग्जामिनर होगा नीट का पेपर निकालने बैठ रहा है, समझ लो कि उसका टारगेट रहने वाला है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। तो नाइट्रोजन दैट इज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2, उसमें से NH3 दैट इज एमोनिया बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर ये प्रोसेस आपको कोई ऑर्गेनिज्म करके दे रहा है तो इट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से हो रहा है तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर ये हो रहा है थ्रू लाइटनिंग एंड ऑल दिस तो इट इज फिजिकल, और यू कैन से एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया इन फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, देखते हैं कौन कौन से बारे में बताया गया है। फाइन, पहला रिएक्शन आपको दिया गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्वाइस NH3 प्लस 3O2, यहाँ पे ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस H2O, ये बनने वाला है। ये एक रिएक्शन दिया गया। मतलब अब देखिए एमोनिया, ये रिएक्शन कट रहा है लेकिन जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम करेक्ट अबाउट दिस। ये एमोनिया है, उसके साथ ऑक्सीजन। एमोनिया में से नाइट्राइट बनने की जो प्रोसेस है, एमोनिया में से नाइट्राइट बनने की प्रोसेस, उसमें कौन से बैक्टीरिया यूज होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, मतलब ये थियोरी जब हमने पढ़ी थी तभी मैंने आपको बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमोनिया में से नाइट्राइट बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन का। ये फर्स्ट स्टेप है एमोनिया में से नाइट्राइट, और वो करते हैं आपके बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, जो आगे वाले पेज पे गया है ना, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरे हैं नाइट्रोकोकस। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे दो बैक्टीरिया आएंगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, एमोनिया में से नाइट्राइट बनने की NO2। इसी नाइट्रिफिकेशन का जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। अब आप देखिए अभी और ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ट्वाइस NO2 प्लस O2, उसमें से ट्वाइस NO3 ये बनने वाला है
ये स्टेप कौन करके देता है? तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर आपको ये काम करके देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 कलेक्टिवली इस रिएक्शन को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। मतलब एमोनिया में से नाइट्रेट बनने की पूरी प्रोसेस, उसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। 2 स्टेप में होता है। पहले एमोनिया में से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट में से और ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट बनता है। एमोनिया में से जब नाइट्राइट बनता है तब 2 बैक्टीरिया आपको काम आता है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट में से नाइट्रेट बनने की जो प्रोसेस है वहां पे आपको एक बैक्टीरिया काम आता है, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। अब देखिए थर्ड रिएक्शन, नाइट्रेट बन चुका है लेकिन उस नाइट्रेट का आप देखिए रिडक्शन हो रहा है वापस, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12 H प्लस मतलब प्रोटॉन्स, और उसमें से वापस मोलिकुलर नाइट्रोजन बन रहा है, मतलब गैसियस फॉर्म बन रहा है नाइट्रोजन का, प्लस 6H2O। ये प्रोसेस आपको कौन से बैक्टीरिया करके देते हैं? तो उसके लिए बैक्टीरिया यूज होते हैं सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। नेम ऑफ द बैक्टीरिया आर सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ओके अब देखिए ये जो प्रोसेस है रिएक्शन नंबर 3, उसको बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट बना, उसमें से वापस नाइट्रोजन गैस बन रहा है, इट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। पहले 2 रिएक्शन थे, दोज आर नाइट्रिफिकेशन। तीसरा रिएक्शन है डीनाइट्रिफिकेशन। अब एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूटिलाइज्ड इन द नाइट्रिफिकेशन। तो उसमें आएंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, कलेक्टिवली दोनों स्टेप के लिए। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? तो फिर उसमें आएगा सुडोमोनास, थायोबैसिलस। ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 18। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर, तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो कौन से हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेटाबॉलिज्म? तो इनकी जो ईटिंग हैबिट है उसके हिसाब से दे आर कैमो ऑटोट्रॉप्स। दे आर कैमो ऑटोट्रॉप्स। कैमो ऑटोट्रॉप्स मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, लेकिन सनलाइट को यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से, तो अभी जस्ट बताया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। फाइन, कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आई वुड लाइक टू एंड अप दिस सेशन हियर ओनली, क्योंकि इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के सभी क्वेश्चन को हम एक ही लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके सो टिल देन आई एम एंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।